एक पॉसिबल अरेंजमेंट तो मैंने ये बना के दिखाई है। दिस इज वन पॉसिबल अरेंजमेंट। दूसरी पॉसिबल अरेंजमेंट भी यहीं पर ही शो कर देता हूं मैं, नीचे शो करते हैं ना। So second possible arrangement is this. So this is guided roller. ये हमारे guided roller है। तो दो पॉसिबल अरेंजमेंट्स दिखा रखे हैं गाइडेड रोलर की। So two possible arrangements of the guided roller are being shown to you. तो अभी तो मैंने आपको 3D में बना के दिखाने की कोशिश करी है। I've shown the situation in 3 dimension. इसकी रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हो, इट रिप्रेजेंटेशन कैन आल्सो बी डन। तो अगर मैं इसकी रिप्रेजेंटेशन करूंगा, इफ आई गो फॉर इट्स रिप्रेजेंटेशन, वो भी सेम ऐसे ही होगी, तो कोई अलग चीज तो मिलेगी नहीं आपको। डायरेक्टली रिएक्शन से दिखाता हूँ, रिप्रेजेंटेशन भी यही है, साइज छोटी कर दूंगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं इससे। जरा चेक करो कौन कौन सी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है। नाउ आई हैव टू एनालाइज व्हाट आर द मूवमेंट्स दैट आर बीइंग रिस्ट्रिक्टेड। तो जो मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है वो मुझे बना के दिखानी है, दैट इज टू बी शोन। तो जो मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है उसकी बात करनी है, दैट बिकम्स द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। बीम भी तो दिखानी पड़ेगी, नहीं तो कॉलम में तो फिर परेशान हो जाओगे। कॉलम में तो फिर परेशानी आ जाएगी आपको कि, तो अगर बीम दिखानी है, मैं बीम दिखा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि पीछे भी बीम ली है। एक्सियल मेंबर शो कर दूंगा, इफ आई शो यू द एक्सियल मेंबर, फिर बोलोगे सर ये केस तो एक्सियल मेंबर का आ गया। तो टू मेंटेन द सिमेट्री आई एम शोइंग द बीम ओनली। सिमेट्री को मेंटेन करने के लिए पीछे मैंने आपको हर एक मेंबर बीम दिखाया है। एवरी ऑफ द मेंबर दैट आई हैव टेकन in the previous case is beam. Following the same notation, here also I am taking the beam only. ये हमारी बीम है, this is our beam and this is our beam. इस बार साइज थोड़ी सी छोटी करनी पड़ी, रीजन बीइंग दो डायग्राम बनाने थे एक पेज पे। तो आपको दिखेगा बीम की जो मैंने थिकनेस दिखा रखी है वो कंपैरेटिवली कम दिखा रखी है पिछले वाले सारे केसेस के कंपैरिजन में, क्योंकि दो डायग्राम बनाने थे ऊपर नीचे। So if I have to show the reactions, अब रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं मैं यहाँ पे, उठाओ भैया पहला केस। अब तो लाइन डायग्राम बना सकते हैं। नाउ आई कैन शो द लाइन डायग्राम। ये लो लाइन डायग्राम बना दिया। एनालाइज करो, गाइडेड रोलर को एनालाइज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है तो रोलर ही, रोलर है। जरा चेक करना क्या इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट परमिसिबल है? पीछे भी परमिसिबल थी, तो जब 2D में देख रहे थे तो पीछे भी परमिसिबल थी, यहाँ पर भी परमिसिबल है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट परमिसिबल है? जैसे मूवमेंट परमिसिबल इन वर्टिकल डायरेक्शन? नो, मूवमेंट परमिसिबल नहीं है। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या डेवलप हो जाएगी भैया? रिएक्शन डेवलप हो जाएगी। तो पीछे भी थी रिएक्शन, कोई नई चीज सिखाई हमारी। तो पीछे भी रिएक्शन दे रहा था ये मैं, तो आ रहा है, तो नॉट अ बिग इशू, कोई बड़ा इशू नहीं था। तो ये
बताने के लिए अभी तक तो भूल गए होगे क्योंकि लिखी हुई चीज याद नहीं रहती। ये वाला केस था हमारा, सेम यही केस, यही आर वाई आ रहा था, पर यहाँ पर ये जो मेरी बीम थी ये रोटेट कर सकती थी, इट कुड हैव रोटेटेड एट दिस पॉइंट, तो रोटेट कर सकता था इस पॉइंट पे, तो रोटेशन मेरी पॉसिबल थी, तो रोटेशन वाज पॉसिबल। अब क्योंकि रोटेशन पॉसिबल थी इसलिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आई थी। अब जरा चेक करना है यहाँ पे, एनालाइज करना है इस गाइडेड रोलर के अंदर, क्या ये रोटेशन परमिटेड है, इज दिस रोटेशन परमिटेड। तो क्या मैं बीम को रोटेट कर सकता हूँ? नहीं रोटेट कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है, नीचे भी रिस्ट्रिक्शन है, 2 डायमेंशनल, ये ध्यान रखना, ये इट इज इन 2D ओनली। तो ना ऊपर रोटेट कर सकती है ना नीचे रोटेट कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, रिस्ट्रिक्शन दे दिया अगेंस्ट व्हाट, रोटेशन, क्या डेवलप हो जाएगा, व्हाट विल बी डेवलप्ड, मोमेंट विल बी डेवलप्ड। अब मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, एक्सपेक्टेड रोटेशन के अपोजिट, तो वो भैया रोटेशन हमारे क्लॉकवाइज में होगी तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में आ जाएगा, रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज में होगी तो यहाँ पे क्लॉकवाइज में आएगा, तो वो तो कुछ भी निकल के आ सकता है, मैंने भी आर्बिट्री बना के दे दिया आपको। तो जो भी आपकी एक्सपेक्टेड मूवमेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या डेवलप हो जाती है, रिएक्शन डेवलप हो जाती है, तो ये मैंने एम सेट बोल दिया। तो अभी मैंने आपको कैसे दिखा रखी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखा रही है, मतलब रोटेशन मैंने क्या मान रखी है, एंटी क्लॉकवाइज मान रखी है, the rotation I have taken to be in anti-clockwise direction। तो आप इसको जैसे मर्जी शो कर सकते हो, एक्सपेक्टेड मूवमेंट के जस्ट अपोजिट होगा, तो यहाँ रोटेशन परमिसिबल नहीं है, सो रोटेशन इज नॉट परमिसिबल। तो ना ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ना हमारी ये बीम रोटेट कर सकती है, नाइदर द रोटेशन ऑफ द बीम इज पॉसिबल। तो इसको गाइडेड रोलर बोला जाता है, दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज गाइडेड रोलर। ये क्या डिलीट हो गया, आ जाओ भैया नीचे वाले पे। नीचे वाला केस किसके इक्विवेलेंट है, ये लो, नीचे वाला केस हमारे दूसरे केस के इक्विवेलेंट है, ये रहा। चेक करना है यहाँ पे, क्या चेक करना है यहाँ पे, चेक क्या वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल है, इज द मूवमेंट पॉसिबल इन वर्टिकल डायरेक्शन, क्या मूवमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट, सो मूवमेंट इज पॉसिबल इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो मूवमेंट हमारी पॉसिबल है वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर, इसका मतलब कोई रिएक्शन डेवलप नहीं होगी। क्या मूवमेंट पॉसिबल है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर, नहीं है पॉसिबल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर, तो ये तो पीछे वाली कहानी है, अभी तक तो कोई नई चीज नहीं आई, तो एक रिएक्शन डेवलप हो गया आरएक्स, सो वन ऑफ द रिएक्शन व्हिच इज बीइंग डेवलप्ड इज आरएक्स। पर अब क्योंकि ये हमारा गाइडेड रोलर है, सिंस इट इज द गाइडेड रोलर व्हिच इज बीइंग शोन टू यू, क्योंकि ये गाइडेड रोलर है, यहाँ पे मूवमेंट भी परमिटेड नहीं है, और उस मूवमेंट को हम बोल रहे हैं क्या, दैट मूवमेंट में भी टर्म्ड एज व्हाट, दैट मूवमेंट में भी टर्म्ड एज रोटेशन। तो अब रोटेशन परमिटेड नहीं है, एक ही तो एक्सिस है जिसके बहुत रोटेट हो सकता है, तो एमजेड परमिटेड नहीं है, एमजेड परमिटेड नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन के फॉर्म में आ जाएगा, रिएक्शन के फॉर्म में आएगा, डायरेक्शन क्या होगी, अगर आप रोटेशन क्लॉकवाइज ले रहे हो तो मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज निकल के आ जाएगा, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो मूवमेंट क्लॉकवाइज निकल के आ जाएगा, क्योंकि रिएक्शन मूवमेंट जो एक्सपेक्टेड है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होती है। अभी मैं आर्बिट्री कुछ भी दिखा रहा हूँ आपको, आर एक्स ने यहाँ पे जगह खाली, अरे यार नीचे आओ तुम, तो ये हमारा mz, ये हमारा rx, दिस इज द rx। अब फिर से लाइन डायग्राम में दिखाने का एक तरीका मेरे पास यही है, दिस इज द ऑप्शन अवेलेबल विद मी टू शो द लाइन डायग्राम। रिप्रेजेंटेशन भी आपको दिखा रखी है, रिप्रेजेंटेशन इज आल्सो बीइंग शोन टू यू, बाकी जब रियल पिक्चर देखेंगे तो और क्लैरिटी निकल के आ जाती है, इसको और थोड़ा मॉडिफाई करके बना सकता हूँ ताकि रियल सिचुएशन को रिलेट कर पाए। तो अगर मुझे गाइडेड रोलर को और थोड़ा बनाना है, आप यहाँ पे 2 टायर और डाल सकते हो, तो ये रियल सिचुएशन को रिलेट करने लग जाएगा। हाउ इट अपेयर्स दैट कैन बी सीन सेपरेटली, वो भी सेपरेटली दिखा दूंगा आपको। तो ये हमारा गाइडेड रोलर हो गया। तो जरा बताना रिस्ट्रिक्शन कितनी लगा रखी है यहाँ पे मैंने, तो मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हाउ मच, यही लिख रहे थे मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड। तो जो पहला वाला केस है उसमें मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड कौन कौन सी है,
मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड, यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड। मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड, पहली मूवमेंट कौन सी है? वाई। दूसरी मूवमेंट कौन सी है? रोटेशन। पहली मूवमेंट कौन सी है? एक्स। दूसरी मूवमेंट कौन सी है? रोटेशन। फिर क्या बता रहा था मैं आपको? फिर मैं आपको बता रहा था रिएक्शंस डेवलप्ड। सेम रिएक्शंस डेवलप्ड लिख सकते हो यहाँ पे। सो रिएक्शंस डेवलप्ड विल बी हाउ मच टू, ऊपर दिखा रखी है डायग्राम में, नीचे मेंशन भी कर दिया। रिएक्शंस डेवलप्ड विल बी टू, इस बार क्या हो जाएगी? आर एक्स और एम जेड हो जाएगी। तो नॉमेनक्लेचर भी डाल के दे दिया। अब ये तो हुई हमारी लाइन डायग्राम, कोशिश करी 3D में दिखाने की, उसको मूवमेंट्स दिखा दिया, क्योंकि सॉल्व हमें ऐसे ही करना है। रियल पिक्चर गाइडेड रोलर की, ये हमारा गाइडेड रोलर है। इसकी तो पिक्चर डाउनलोड हुई थी, देखा था मैंने गाइडेड रोलर को। 2 पिक्चर्स हैं गाइडेड रोलर की मेरे पास। दो पिक्चर आ गई है। एक तो ये है गाइडेड रोलर, चेक। अब ये रियल पिक्चर है गाइडेड रोलर की हमारी। अब पीछे डायग्राम में ये कैसे बना के देखो, पॉसिबल ही नहीं है इसको डायग्राम में बना के दिखा दिया जाए, तो उसको दिखाने का तरीका होता है हमारा। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऐसी थी हमारी। ये एक प्लेट बना के दिखाई थी, डैश 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 लगा दिया, ये बीच में एक रोलर दिखाया था, ये ऊपर प्लेट लगा के दिखाई थी, डैश 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 दिखा दिया। जरा चेक करना क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट परमिसिबल है? हाँ बिल्कुल परमिसिबल है, कोई रिएक्शन नहीं है। क्या वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट परमिसिबल है? नहीं है परमिसिबल, रिएक्शन आ गया। क्या ये रोटेट कर सकता है? नहीं कर सकता रोटेट, सो रोटेशन इज नॉट परमिटेड। तो रोटेशन को रोका हुआ है हमने यहाँ पे, क्योंकि रोटेशन को रोका हुआ है, क्या डेवलप हो जाएगा? मूवमेंट भी डेवलप हो जाएगा। सो मूवमेंट इज ऑल्सो डेवलप्ड। इसकी एक और पिक्चर भी है, ये रही, खुल जा। ये हमारा गाइडेड रोलर है। सो वन मोर पिक्चर ऑफ गाइडेड रोलर, यही बना के दिखाया था पीछे आपको, द सेम वाज बीइंग शोन। यही दो गाइडेड रोलर के फॉर्म दिखाए थे आपको। रोटेशन कैसे रोका हुआ प्लीज ये देख लो ना, ऊपर बीम लगी हुई है, क्या रोटेट कर सकती है क्या इसके अबाउट? पॉसिबल ही नहीं रोटेशन। आपके सामने अब रियल स्ट्रक्चर है, अब जरा एक बार सोच के बता दो, क्या ये बीम इसके अबाउट रोटेट कर सकती है क्या? रोटेट कर पाती है अगर मैं ये फिक्स एंड नहीं दे रहा होता, फिर तो ये नॉर्मल रोलर बन जाता मेरा। मैं जैसे ही इस प्लेट को हटाऊं, ये मेरा नॉर्मल रोलर बन जाएगा। वो भी अभी रियल पिक्चर दिखाई है, कहाँ थी रियल पिक्चर रोलर वाली हमारी? थी ना, ये देखो। अभी इसलिए रियल पिक्चर दिखा के आ रहा हूँ सारा, देखो ये रियल पिक्चर है। जैसे ही नीचे वाली प्लेट हटाई भैया, रोटेशन परमिटेड है भैया, घूम सकती है प्लेट इसके अबाउट। पर एक और फिक्स सपोर्ट लगा दो नीचे, गाइडेड रोलर बन गया मेरा ये। दैट विल बी टर्म्ड एज गाइडेड रोलर। तो एक रोलर की पिक्चर भी दिखा रखी है आपको, और एक गाइडेड रोलर भी दिखा रखा है। कहाँ गया भैया, खुल जा। तो ये बीम घूम ही नहीं सकती इसके अबाउट, पॉसिबल ही नहीं है चीज कि रोटेशन हो जाए। अब आप ये बोलोगे सर ये भी बता दो कैसे है। अब भैया इतनी विजुअलाइजेशन, जब मैंने ये स्टेटमेंट दी कि भैया ये जो बीम है डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा सकती, फिर आप ये बोलो सर कैसे नहीं जा सकती, विजुअलाइज नहीं हो रहा, तो भैया इसका तो कोई तरीका नहीं है फिर कि भैया इसमें धसेगी तो नहीं अंदर ये, तो इसलिए रिएक्शन डेवलप हो जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। वैसे ये रोटेट कर ही नहीं सकती, नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। उसको होल्ड करके रखा हुआ है हमने, इट इज बीइंग होल्डेड ऑफ। तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल सकती है ये, इट कैन ओनली मूव इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और वो भी हमने जानबूझ करके प्रोवाइड किया है ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट दिया, क्योंकि मैं चाहता था ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करे। क्यों? क्योंकि वो ब्रिज बनी हुई है ऊपर, वो एक अलग कहानी है, उसके ऊपर मैं जा ही नहीं रहा। अब क्योंकि वो ब्रिज बना हुआ है, बीच में ये जॉइंट लगी हुई है, जॉइंट इज बीइंग प्रोवाइडेड। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होगी। मैं अगर ये रोलर नहीं दूं, यहाँ पे मैंने इसको पकड़ दिया, वही टूट जाएगा आपका ब्रिज।
तो मैं चाहता हूं कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि मैं ये मूवमेंट कराना चाहता हूं, वो जानबूझ करके मूवमेंट करानी है मुझे वहां पे, ताकि कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं हो। तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर आपने फिक्स्ड प्रोवाइड कर दिया, कल बताई थी बीम फिक्स्ड एंड, थर्मल स्ट्रेसेस आ जाएंगे इसके अंदर। पर यहां पर मैंने मूवमेंट को परमिट कर रखा है, नीचे सपोर्ट क्या दे रखी है, रोलर सपोर्ट दे रखी है। तो बस मेरे को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट चाहिए था। मुझे वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट चाहिए होता, सेम यही रोलर सपोर्ट देता, ओरिएंटेशन बदल देता। ये रही ओरिएंटेशन का है, मैं इस ओरिएंटेशन को चेंज कर देता। तो ये इस पॉइंट के अंदर तो जा ही नहीं रहे हम तो बस रिएक्शंस देख रहे हैं सपोर्ट के अंदर, साथ में कुछ प्रैक्टिकल जानकारी दे रहा हूँ कि ये नोट कर लिया सबने? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रिपीटेड फ्रॉम दिस फॉर एनी, कोई सा पॉइंट रिपीट करना। कौन सा नंबर था इसका? ए बी सी डी ई। B, C, D, E. Next of the support available is link support. अब स्पेशल टाइप ऑफ सपोर्ट है, इसको डिटेल में आगे देखेंगे भी हम। So next of the support is link support. अब लिंक सपोर्ट में आप बोल सकते हो कि केबल कनेक्टेड होती है। अब इसको भी बना के दिखाना पड़ेगा। So we can say it is the type of support. It is the type of support. It is the type of support in which reaction is developed, in which reaction is developed in the direction of cable. In the direction of cable भी बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ केबल और लिंक। तो लिंक सपोर्ट बोल दो और केबल सपोर्ट बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो, इट इज वन एंड द सेम थिंग, डायरेक्शन ऑफ केबल और लिंक। तो इसको दिखाने के लिए पहले तो कोशिश करते हैं कि रियल बन जाए, फिर लाइन डायग्राम के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दूंगा इसे। कल बताया था आपको टाइप ऑफ मेंबर, केबल मेंबर। So the yesterday's class we have discussed about cable member. आखिरी मेंबर वही था हमारा। उसमें कौन सी फोर्स डेवलप होती है? उसमें सिर्फ एक्सियल फोर्स डेवलप होती है। और एक्सियल फोर्स भी कौन सी? टेंशन। अब क्योंकि ये दिखने में बीम जैसी लगती है, इसलिए क्लैरिफाई कर रहा हूं उसको मैं। ये हमारी लाइट केबल है और लिंक सपोर्ट है, कुछ भी बोल सकते हो। So it may be termed as link support. तो हर बार आपको पहले रियल पिक्चर बना के दिखाइए और फिर उसके बाद उसको लाइन डायग्राम में कन्वर्ट किया। तो फॉलोइंग की सेम रिचुअल, सेम वही रिचुअल फॉलो कर रखा है। तो अगर मैं इसके इक्विवेलेंट लाइन डायग्राम बनाऊं, इफ आई ड्रॉ द इक्विवेलेंट लाइन डायग्राम,
ये हमारा इक्विवेलेंट लाइन डायग्राम। तो ये वो सपोर्ट है जिसमें रिएक्शन डेवलप होती है सिर्फ कहां पर, इन द डायरेक्शन ऑफ केबल। मैंने मेरे मेंबर में ये रिएक्शन दिखाई है, अगर केबल में दिखानी होती क्या होता केबल में, अगर मुझे इस केबल के अंदर दिखाना होता रिएक्शन, तो अभी तो सब बीम में दिखाई ना रिएक्शन आपने सारी, ये बीम में रिएक्शन दिखाई, बीम में रिएक्शन दिखाई, तो वैसे ही मैंने मेरे मेंबर में रिएक्शन दिखा रखी है। आई शोन दी रिएक्शन इन द मेंबर, सपोर्ट में नहीं दिखाई है, पर अगर मुझे केबल में दिखाना होता टेंशन आती उसके अंदर, इट वुड हैव बीन सब्जेक्टेड टू टेंशन। तो यहाँ पर क्या होता है, बस एक रिएक्शन डेवलप होती है इन द डायरेक्शन ऑफ केबल और लिंक, इसको केबल सपोर्ट बोला जाता है। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज केबल सपोर्ट, तो स्पेशल टाइप ऑफ सपोर्ट। तो हियर मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड इज ओनली वन, एक ही मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हुई है, कौन सी, अभी तक बीम चल रही थी, उसमें 3 मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो सकती थी, यहाँ पे एक ही मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है, तो एक ही रिएक्शन डेवलप होती है। सो वी कैन से रिएक्शन डेवलप्ड इज ओनली वन, एक ही रिएक्शन डेवलप हुई है। इसको अलग से डील करेंगे आगे। सो रिएक्शन डेवलप्ड वन आर, किस डायरेक्शन में, ऊपर लिख के रखा है इन द डायरेक्शन ऑफ द केबल, तो मैं आर एक्स आर वाई तो लिख ही नहीं रहा। सो मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड इज ओनली वन, सो मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड एक्सियल, एक्सियल भी कौन सी, एक्सियल पुल। एवरीथिंग इज क्लियरली मेंशन, जितनी क्लैरिटी से हो सकता है वो सारा मेंशन कर दिया। अब फिर से तो डायग्राम बने हुए हैं सर, रियल में कहाँ होता है, ये देख लो भैया रियल में कहाँ होता है ऐसा, लाइव पिक्चर्स है इसकी, किधर है भाई, आ जाओ। एक पिक्चर ही है मेरे पास उसकी, तो 2-3 थी वैसे, लो ओनली वन पिक्चर इज अवेलेबल। तो दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज लिंक सपोर्ट, इसको लिंक सपोर्ट बोला जाता है। तो लिंक सपोर्ट में जो रिएक्शन डेवलप होगी बस वो कहाँ डेवलप होगी, जो को बना के भी दिखा रखा है साफ साफ, तो जहां जहां आपके केबल जा रही है, जहां जहां आपके केबल जा रही है वहीं पर ही क्या डेवलप होगी, बस रिएक्शन डेवलप होगी। तो कितनी केबल दिखाई हुई है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 5 डायरेक्शन में केबल है, तो 5 डायरेक्शन में रिएक्शन डेवलप हो गई। रिएक्शन इज डेवलप्ड इन 5 डायरेक्शन, तो आर 1 2 3 4 5, तो ये भी एक तरह का सपोर्ट होता है हमारा। दिख ही रहा है कहाँ लगा रखा है, ब्रिज के अंदर प्रोवाइड कर रखा है, प्रोवाइडेड इन ब्रिजेस। So up till now you are familiar with this only, अभी तक आप familiar थे किससे, आपको बस ये बताया जाता था कि भैया देख लो ये रोलर सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट है, ये रिएक्शन आ जाती है, तो अब उसकी रियल पिक्चर्स दिखा दी हैं आपको, दैट वेयर दे आर बीइंग यूज्ड। तो कल हमने बात करी थी, yesterday we have talked about type of member, today we have talked about type of support। आज हमने बात करी है सपोर्ट्स के बारे में। होते क्या सपोर्ट्स, ये बाउंड्री अरेंजमेंट होती है जिसका काम होता है मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना। हाँ कौन था पीछे, अब मैंने सपोर्ट बता दिया सारे, जरा पूछना क्या पूछ रहे थे, हिंज सपोर्ट क्या कर रहे थे, कह रहे थे अभी पहले हिंज सपोर्ट ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब बोलो, अब मेरी बात खत्म हो गई है, तो मेरी बात खत्म होने में मेरे को 1 घंटा 40 मिनट लगे, आपने 1 मिनट 40 सेकंड बाद ही सवाल पूछ लिया था अपना।
थीटा वाला बता दीजिए, नोट वाला, थीटा वाला बता दीजिए, नोट वाला। भाई ये पीछे डिस्कस किया तो था कि इंक्लाइंड रोलर के अंदर, कहाँ गया इंक्लाइंड रोलर मेरा? इंक्लाइंड रोलर के अंदर मूवमेंट एक्स डायरेक्शन में भी परमिटेड नहीं है, वाई डायरेक्शन में भी परमिटेड नहीं है, पर रिएक्शन मेरी एक ही है, क्योंकि थीटा की वैल्यू नोन है। भैया आपने इंक्लिनेशन पे लगा रखा है ना रोलर को, तो ये थीटा मुझे पता है कितने इंक्लिनेशन पे है। पर अगर यही चीज मैं बात करूं हिंज और पिंड के अंदर, यहाँ पर भी रिएक्शन आ रही है एक्स डायरेक्शन के अंदर, यहाँ पर भी रिएक्शन आ रही है वाई डायरेक्शन के अंदर, पर यहाँ पर मेरे दो अननोन है, दो मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, अननोन दो हैं, क्योंकि यहाँ पे जब मैं आर एक्स वाई की बात करूंगा और ये एंगल लिखूंगा थीटा, ये एंगल लिखूंगा 90 माइनस थीटा, अब मुझे थीटा पता नहीं है यहाँ पे, तो सेम एक्सप्रेशन तो वही है, आर एक्स इज इक्वल टू आर एक्स वाई इंटू साइन थीटा। भैया दो अननोन है, थीटा भी अननोन है, आर एक्स वाई भी अननोन है। आर वाई इज इक्वल टू आर एक्स वाई कॉस थीटा, थीटा भी अननोन है, आर एक्स वाई अननोन है, दो अननोन है इस बार यहाँ पे। पर जब मैं इंक्लाइंड रोलर की बात कर रहा था, थीटा मुझे पता था, तो एक ही अननोन था, तो एक ही अननोन है बस, रिएक्शन एक ही है, यहाँ पर दो अननोन है, देयर आर टू अननोन्स, टू रिएक्शंस देयर। तो ये चीज बताइए पीछे नोट के अंदर। तो इंक्लाइंड रोलर हिंज में मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है भले ही एक्स और वाई डायरेक्शन के अंदर, पर इंक्लाइंड रोलर आपको एक ही रिएक्शन निकाल के देगा क्योंकि वहां पे थीटा पता होता है, पर हिंज आपको दो रिएक्शन निकाल के देगा क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू मुझे पता नहीं। अभी 1 घंटा 45 मिनट क्लास लगा लिया, बताओ इससे बड़ी बेवकूफी वाला सवाल क्या होगा? सर मैंने फॉर्म नहीं कर रखी, क्या करने की जरूरत है? भैया तुमने 1 घंटा 45 मिनट क्लास लगा लिया, अगर खुद सोच लो कि अगर मेरी बोली हुई बात समझ में आ रही है तो करने की जरूरत नहीं है। दूध पीछे बच्चे तो हो ही नहीं अभी, और फिर आशाएं रख के बैठे हैं ईएससी गेट क्लियर करेंगे हम। अगले ने 1.5 घंटा क्लास लगा ली यहाँ पे, भैया 1.5 घंटे में अगर बिना फॉर्म के बात समझ में आ रही है इसका मतलब जरूरत ही नहीं है। और फिर एक्सपेक्टेशन है भैया हम क्लियर करेंगे गेट ईएससी। मतलब इसको चांद पे ले गए, चांद से वापस ले आया मैं घुमा के, ऑक्सीजन लगा रखा है मुंह पे, पृथ्वी पे लौटने के बाद बोल रहा है सर वहां पर क्या मुझे ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ेगा क्या? मैं ऑक्सीजन मास्क खरीदना पड़ेगा कि मुझे चांद पे जाने, मतलब ले गया इसको चांद पे, चांद से वापस भी लेके आ गया पृथ्वी पे, ऑक्सीजन मास्क लगा रखा है अगले ने, फिर पृथ्वी पे आगे पूछता है सर चांद पे जाने के लिए क्या मास्क की जरूरत होती है क्या? क्या मुझे मास्क खरीदना पड़ेगा क्या इसके लिए? भाई ये होके तो आ गए वहां पे, अब इसके बाद क्या सवाल बचा? भाई चांद पे जाने के बाद पृथ्वी पे नहीं लौटते तो समझ में आता। तो फॉर्म के कंसेप्ट की जरूरत नहीं है ये समझने के लिए, अब आपको भी समझ में आ गया होगा कि किसी भी चीज को समझने के लिए फॉर्म के कंसेप्ट की जरूरत नहीं होती। So all the type of supports we have done, all the type of members we have done, मेंबर कर लिया, सपोर्ट कर लिया। चलो अब मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन पे आते हैं। सो अप टिल नाउ वी वर टॉकिंग इन जनरल, अभी तक बात कर रहे थे जनरल बेसिक एनालिसिस कर रहे थे जिनकी आगे रिक्वायरमेंट होगी हमें। अब आगे बढ़ते हैं मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन के ऊपर। सो नाउ विल बी एंटरिंग इनटू द मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन termed as determinacy and indeterminacy. So next of the point of discussion
क्वेश्चन इज डिटरमिनेसी इंडिटरमिनेसी। अब क्या है डिटरमिनेसी इंडिटरमिनेसी? द स्ट्रक्चर इन विच ऑल द फोर्सेस, सारे फोर्सेस और सारे सपोर्ट रिएक्शन। अब तो देख ले पीछे आपने जो स्ट्रक्चर के अंदर है, खूब सारे मेंबर है हमारे पास, देयर वर सेवरल मेंबर्स, अभी तो रियल पिक्चर्स भी दिखा रही है आपको खूब सारी। सो इफ इन दी स्ट्रक्चर ऑल द मेंबर फोर्सेस, आपके स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी मेंबर हैं उसके अंदर के फोर्सेस, अब एक मेंबर में कितने फोर्स होते हैं ये किस पे डिपेंड कर जाता है? एक मेंबर के अंदर कितने फोर्स होते हैं ये किस पे डिपेंड कर जाता है? इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट? एक मेंबर में कितने फोर्सेस होते हैं ये किस पे डिपेंड कर जाता है? लेट सपोज ये मेरा स्ट्रक्चर है, दिस इज माय स्ट्रक्चर, वो डिपेंड कर जाता है टाइप ऑफ मेंबर के ऊपर, 3 2 सॉरी 3 1 1। तो ये बीम है, ये क्या है? एक्सियल मेंबर है, ये केबल है। तो आपके स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी मेंबर हैं उनके फोर्सेस, तो इसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? मुझे टाइप ऑफ मेंबर पता होना चाहिए और उनमें कितने फोर्स डेवलप होते हैं वो पता होना चाहिए। ये आपको कल बता दिया, दैट आई हैव डिस्कस्ड यस्टरडे। तो बीम में 3 फोर्स डेवलप हो सकते हैं, एक्सियल फोर्स डेवलप हो सकता है, शेयर फोर्स डेवलप हो सकता है, बेंडिंग मोमेंट डेवलप हो सकती है। एक्सियल मेंबर है, इसमें एक्सियल फोर्स ही डेवलप होता है, कंप्रेसिव टेंसाइल नेचर हो सकती है। केबल है, इसमें भी एक्सियल फोर्स ही डेवलप होगी पर हमेशा टेंसाइल होगी। तो अगर आप अपने स्ट्रक्चर के अंदर सारे मेंबर फोर्सेस को निकाल सकते हो और सारी सपोर्ट रिएक्शंस को निकाल सकते हो, तो सपोर्ट रिएक्शंस के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? टाइप ऑफ सपोर्ट पता होना चाहिए, वो आपको अलग से बता दिया। तो अगर मेरे स्ट्रक्चर के अंदर मैं जितने भी मेंबर्स हैं उनमें फोर्स को कैलकुलेट कर पाऊं और जो भी सपोर्ट रिएक्शंस हैं उनको कैलकुलेट कर पाऊं, किसकी मदद से? सिर्फ स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन की मदद से। और स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है वो आपको सबसे पहले बताई, तो उस स्ट्रक्चर को मैं बोल देता हूं डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। पर अगर मैं ये चीज नहीं कर पाऊं, क्या चीज नहीं कर पाऊं? मैं सारे मेंबर फोर्सेस और सपोर्ट रिएक्शंस को इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम से नहीं कैलकुलेट कर पाऊं, उस स्ट्रक्चर को मैं बोल दूंगा इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। इसका मतलब आप उस स्ट्रक्चर की क्या नहीं कर पा रहे हो? आप अपने स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उसमें जो फोर्सेस हैं और सपोर्ट रिएक्शंस हैं उसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो। क्या बोलूंगा मैं इसको? मैं एनालिसिस ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि यही तो मतलब होता है एनालिसिस का, और यही तो हमारा टॉपिक है पूरा, स्ट्रक्चर की एनालिसिस करनी है। तो पहले तो मैं ये पता करूंगा कि मैं स्ट्रक्चर की एनालिसिस कर पाता हूं या नहीं कर पाता हूं। तो मैं बोलूंगा नहीं कर सकता इसकी एनालिसिस, तो उसका नाम दे दिया भैया इनडिटरमिनेट है वो, दैट स्ट्रक्चर विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। तो अब जो मैं बात बोलूंगा उसको समझने में दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बेसिक में इतना टाइम लगा दिया। तो वी कैन से व्हाट, हम बोल सकते हैं दी स्ट्रक्चर the structure in which all member forces and support reactions and support reactions cannot be found using only the equations of static equilibrium. Using only the equations of static equilibrium. So the structure in which all the member forces and support reactions cannot be found using only the equation of static equilibrium are termed as indeterminate structure. और जब भी मैं डिजाइन करता हूं मैं स्ट्रक्चर को इनडिटरमिनेट ही रखूंगा। अब ये प्रैक्टिकल जानकारी दी आपको मैंने, तो पहले तो बताया इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या होते हैं, व्हाट आर इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। तो अगर आप मेंबर फोर्सेस और सपोर्ट रिएक्शन नहीं निकाल पा रहे हो सिर्फ इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम से, वो हमारा क्या हो जाएगा? इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इन स्ट्रक्चर्स वी जनरली प्रोवाइड इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, हम देते ही इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। अब इस बात को समझने के लिए मेरे पास डाटा होना चाहिए, तभी मैं इस बात को समझ पाऊंगा।
So in order to understand this point, I should have the data available with me. अगर मुझे डाटा पता चल गया, if I know the value of data, मेरा काम खत्म। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ये कैसी स्ट्रक्चर है मेरी, जैसे विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। अब देखो ये दो तीर बना के दिखाए मैंने आपको, ये बना के दिखाया, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है ये। अब ये मत बोलना सर कैसे पता चला, ये मैंने अभी आपको बताया नहीं डिटरमिनेंसी कैसे निकाली जाती है, इसलिए डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन दे दी। अभी आधे घंटे बाद आपको ये भी समझ में आ जाएगा कैसे डिटरमिनेट है। तो ये डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, इट्स अ डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। ये डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, और सिंपल केस लेते हैं, सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट द सेंटर। तो सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट द सेंटर, इस केस के अंदर अगर मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊं, या मुझे वैल्यू ही बता दो बेंडिंग मोमेंट की, डायग्राम में बोलेंगे सर हमने तो सॉम करी नहीं, तो क्या सॉम आनी चाहिए समझने के लिए। बेंडिंग मोमेंट सपोर्ट पे कितना है, 0 है। बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे कितना है, PL/4 है। अब ये मैं मान के चल रहा हूँ एक इंजीनियर को पता होता है, कैसे आता है कैलकुलेट भी कर लेंगे आगे, दैट विल कैलकुलेट। पर अगर यही स्ट्रक्चर मेरा इस तरीके से होता, सेम कोई बीम है पर सपोर्ट मैंने फिक्स कर ली है, ये इंडिटरमिनेट हो गया। नाउ द सेम स्ट्रक्चर इज इंडिटरमिनेट। अब यही का ये स्ट्रक्चर इंडिटरमिनेट है। अब फिर से मुझे मोमेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। फिक्स्ड एंड पे मोमेंट बता दो जरा कितने, फिक्स्ड एंड पे मोमेंट कितने हैं, व्हाट द वैल्यू ऑफ मोमेंट एट फिक्स्ड एंड, PL/8। सो मोमेंट एट द फिक्स्ड एंड इज इक्वल टू PL/12। और जो सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट है मैक्सिमम, वो कितना है, सेंटर पे जो बेंडिंग मोमेंट है मैक्सिमम वो कितनी है, WL²/24। L स्क्वायर कहां से आ गया भाई, यहाँ पे UDL थोड़ी है, इट इज इक्वल टू PL/8। अब जरा चेक करो, ये एग्जाम्पल दिया है बस मैंने आपको, एग्जाम्पल से पूरी बात क्लियर हो जाती है। क्या पूरी बात क्लियर हो जाती है, जब मेरा डिटरमिनेट स्ट्रक्चर था मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितनी आई, PL/4 आई। जब मेरा इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर था मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितनी आई, PL/8 आई। बढ़ गई या कम हो गई, कम हो गई, बेंडिंग मोमेंट कम हो गई। अब जो मुझे बीम डिजाइन करनी पड़ेगी उसके डायमेंशंस के ऊपर कमेंट कर दो। कोई सॉम नहीं किया, पर इतना जरूर पता चल गया मेरे बीम के ऊपर मोमेंट कम लग रहा है, तो बीम के जो स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होगी कम होगी, तो बीम का जो मैं साइज प्रोवाइड करूंगा वो भी कम निकल के आएगा। तो सस्ता पड़ा, डिजाइनिंग इकोनॉमिकल हो गई मेरी, तो बीम की डिजाइनिंग इकोनॉमिकल हुई। तो मैं तो स्ट्रक्चर इंडिटरमिनेट दूंगा, पर एक नुकसान भी होता है इसका। क्या नुकसान होता है, चेक करना, सपोर्ट पे देखना मोमेंट क्या है, सपोर्ट पे देखो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, सपोर्ट पे मोमेंट 0 है, नीचे सपोर्ट पे मोमेंट बढ़ गया, वैल्यू निकल के आ रही है, कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू तो निकल के आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको जो सपोर्ट है उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एडिशनल कॉस्ट लगती है सपोर्ट के अंदर, तो मुझे सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। तो सपोर्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है, पर आपके जो स्ट्रक्चर की कॉस्ट है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब आपने पीछे देखा ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है, कितने सपोर्ट थे, 2 ही सपोर्ट थे ना, पर ब्रिज की लंबाई कितनी थी, 20 मीटर थी। बीम लगी हुई है 20 मीटर की, सपोर्ट लगे हुए 2 कोनों पे, तो सपोर्ट की कॉस्ट बढ़ गई पर बीम की कॉस्ट कम हो गई। ओवरऑल क्या निकल के आती है, इकोनॉमी निकल के आती है। तो हम प्रेफर करते हैं हमेशा क्या, इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। इस बात को समझाने के लिए एग्जांपल लिया आपके सामने। तो जब भी डिजाइनिंग करते हैं इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग की जाती है। रीजन इज दिस, उसका रीजन ये निकल के आता है। तो अभी तो बस हमने ये डिस्कस किया कि इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर होता क्या है, और साथ में ये इन्फॉर्मेशन दे दी कि प्रैक्टिकली सारे स्ट्रक्चर इंडिटरमिनेट ही बनाए जाएंगे। डिटरमिनेट बनाया, महंगा कर दिया आपने अपनी डिजाइनिंग को। सो वी कैन से नेक्स्ट पॉइंट, in structures we generally use indeterminate structures। अब ये स्ट्रक्चर का मतलब अलग है, ये स्ट्रक्चर का मतलब अलग है। ये स्ट्रक्चर आपका सब्जेक्ट है, ये स्ट्रक्चर आपका एक्चुअल जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो है। तो अंग्रेजी में एक ही बात के अलग अलग मतलब होते हैं, तो वो बताया, क्लैरिटी दी यहाँ पे मैंने। तो इस स्ट्रक्चर का मतलब आपका सब्जेक्ट है, इस स्ट्रक्चर का मतलब एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है आपका।
So in structures we generally provide what? Indeterminate structures. क्यों देते हैं ऐसा? इसकी इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हैं. We can say in indeterminate structure, in indeterminate structures, in indeterminate structures, bending moment developed is smaller. Developed is smaller. तो फायदा क्या हुआ? Hence the cross section bending moment थोड़ा develop हुआ. So hence the cross section requirement is less. Cross section requirement is less. फायदा क्या हुआ? Also dead load. अगर सेक्शन छोटा हो गया, डेड लोड भी क्या हो जाएगी? छोटी बीम प्रोवाइड करी आपने, क्रॉस सेक्शन छोटा है, so we'll say also dead load of the structure reduces. Dead load of the structure reduces. And there are multiple paths of load transfer. And there are multiple paths of load transfer available. अब ये बात समझ में नहीं आएगी अभी आपको, पर क्योंकि टॉपिक चल रहा है इसलिए मेंशन कर दिया मैंने. मल्टीपल पाथ ऑफ लोड ट्रांसफर अवेलेबल. अब इसका फायदा निकल के आता है बहुत ज्यादा, क्योंकि मल्टीपल पाथ ऑफ लोड ट्रांसफर अवेलेबल है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा एक मेंबर फेल कर जाता है, आपका स्ट्रक्चर पूरा का पूरा फेल नहीं करेगा, क्योंकि लोड ट्रांसफर के और भी पाथ अवेलेबल है. पर अगर लोड ट्रांसफर का एक ही पाथ अवेलेबल है और वो पाथ टूट गया, आपका पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा, जो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर में होता है. तो एंड देयर आर मल्टीपल पाथ ऑफ लोड ट्रांसफर अवेलेबल. इससे फायदा क्या निकल के आया? इससे फायदा ये निकल के आया, हेंस we can say hence failure of one member does not lead to the collapse of ये तो आगे जब टॉपिक चलेगा धीरे धीरे तभी समझ में आएगा. does not lead to the collapse of complete structure. तो जहां पे भी ये चीज दिखेगी मेरे को एग्जांपल में, आपको ये पॉइंट वापस रिमेंबर करा दूंगा. कंप्लीट स्ट्रक्चर. तो अगर कोई एक मेंबर फेल करता है तो पूरा स्ट्रक्चर फेल नहीं करेगा. पर नुकसान क्या है डिटरमिनेट स्ट्रक्चर का? नुकसान ये है कि आपको जो सपोर्ट है वो बहुत हाई स्ट्रेंथ का बनाना पड़ेगा. सो वी कैन से हाउएवर, अभी तक तो फायदे लिख रहे थे. हाउएवर इन केस ऑफ इनडिटरमिनेट, structure, we need to make stronger supports.
and this requires additional cost. This requires additional cost. अच्छा, एक और इशू है, अगर इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के अंदर आपके सपोर्ट में सेटलमेंट आ जाए, ये करेंगे अभी आगे, और टेम्परेचर बदल जाए, तब भी क्या डेवलप हो जाएगी? अगर सपोर्ट सेटल कर जाए, ये तो सुना ही होगा या देखा होगा आपने जब भी आपने स्ट्रक्चर करी होगी कॉलेज के अंदर, सपोर्ट सेटलमेंट, फिर से रिएक्शन डेवलप हो जाएगी, टेम्परेचर चेंज हुआ, फिर से रिएक्शन डेवलप हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के अंदर अगर सेटलमेंट हुई सपोर्ट की या टेम्परेचर चेंज आया, दिस विल आल्सो लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ एडिशनल स्ट्रेसेस, इसलिए आपको स्ट्रेंथ और बढ़ानी पड़ जाती है इसके अंदर। सो वी कैन से, यहाँ पे बोल सकते हैं, इन दिस केस so also the settlement, so we can say also the settlement of support or settlement of the support और change in temperature, ये सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकली आगे, और change in temperature gives rise to एडिशनल स्ट्रेस, तो एडिशनल स्ट्रेस निकल के आ जाती है। तो फायदे नुकसान क्या है डिटरमिनेट स्ट्रक्चर के, वो सारे बता दिए आपको। तो अभी तक तो बस मैंने यही मेंशन किया है कि डिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है, इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होती है जिसमें आप सारे मेंबर फोर्सेस और सारे सपोर्ट रिएक्शन सिर्फ इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम से नहीं निकाल पाओ, इसको हम बोल देंगे इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। अब इसको आगे और डिटेल में लेके जाते हैं। अब क्या डिटेल में लेके जाते हैं? अगर आप किसी भी स्ट्रक्चर की सारी सपोर्ट रिएक्शंस कैलकुलेट कर पा रहे हो इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम से, तो मैं तुम्हें इसको डिटरमिनेट बोलूंगा या इंडिटरमिनेट बोलूंगा? अगर आप किसी भी स्ट्रक्चर की सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट कर पा रहे हो इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम से, तो डिटरमिनेट बोलूंगा। पर कैसा डिटरमिनेट? एक्सटर्नली डिटरमिनेट, क्योंकि स्ट्रक्चर पे जो सपोर्ट है वो एक्सटर्नल रिएक्शंस प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए इसकी डिटरमिनेंसी भी कैसे बताई मैंने? एक्सटर्नल बताई। पर अगर आप अपने स्ट्रक्चर के मेंबर के जो इंटरनल फोर्सेस है वो इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम से निकाल पा रहे हो, पहली बात तो स्ट्रक्चर कैसा हुआ? डिटरमिनेट हुआ। पर कैसा डिटरमिनेट? इंटरनली डिटरमिनेट, क्योंकि आप क्या कैलकुलेट कर पाए? इंटरनल फोर्सेस कैलकुलेट कर पाए। तो ध्यान रखना, दो तरह के ग्रुप में फोर्सेस को डिवाइड कर रखा है, एक मेंबर फोर्स जो इंटरनल फोर्स है और एक सपोर्ट रिएक्शन जो एक्सटर्नल फोर्स है। तो अगर मैं एक्सटर्नल रिएक्शंस को निकाल पाऊं इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम से, तो मेरा डिटरमिनेट तो है, पर कैसा? एक्सटर्नली डिटरमिनेट। पर अगर नहीं निकाल पाऊं तो इनडिटरमिनेट है। कौन सा इनडिटरमिनेट? एक्सटर्नली इनडिटरमिनेट। उसी तरीके से अगर मैं स्ट्रक्चर के अंदर जो मेंबर्स हैं उसके फोर्सेस को निकाल पाऊं विद द इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, भैया डिटरमिनेट। कैसा? इंटरनली। नहीं निकाल पाऊं तो इनडिटरमिनेट। कैसा? इंटरनली। क्लियर? तो फिर से आगे बाइफर्केशन निकल गया अभी इसकी, तो उसको भी मेंशन कर देते हैं। सो वी कैन से if all the support reactions can be calculated only by using equations of static equilibrium, the structure is said to be, क्या बोलेंगे इसको?
So if all the support reactions can be calculated only by using the equations of static equilibrium, the structure is said to be externally determinate. So externally determinate, or else नहीं तो क्या बोल दोगे? नहीं तो हम बोल देंगे एक्सटर्नली इनडिटरमिनेट। तो भैया अंग्रेजी लिखी हुई है ये, मतलब बता दिया हिंदी के अंदर मैंने। ये एल्स वर्ड गायब कर दोगे, बात का मतलब चेंज हो जाएगा। सर एक्सटर्नली डिटरमिनेट और एक्सटर्नली इनडिटरमिनेट ऐसा कैसे हो गया? और एल्स का मतलब क्या है कि अगर नहीं कर पा रहे हो, क्या नहीं कर पा रहे हो, अगर मैं सारी सपोर्ट रिएक्शंस इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम से नहीं निकाल पा रहा हूं तो क्या बोल दूंगा? एक्सटर्नली इनडिटरमिनेट बोल दूंगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट मेंशन कर सकते हैं इंटरनल का। इंटरनल के लिए क्या है? इंटरनल के लिए बोल सकते हैं हम if by knowing all the support reactions, so if by knowing all the support reactions we can find all the member forces, using equations of equilibrium, all the member forces using equation of equilibrium. So using the equations of equilibrium, the structure is said to be ये तो कैपिटल में लिखेंगे ना। स्ट्रक्चर इज सेड टू बी इंटरनली। अब इस बार क्या हो गया? ये the structure is said to be internally determinate. और अगर नहीं निकाल पाए सारे इंटरनल फोर्सेस मेंबर के, तो इसको बोल दिया जाएगा इंटरनली इनडिटरमिनेट, और एल्स it is termed as internally indeterminate। जो मर्जी पेपर दे दो, ईएसई हो गया, गेट हो गया, पीएसयू हो गया, एजेई, एक सवाल इस पेपर जरूर मिलेगा। यू विल फाइंड अ प्रॉब्लम ऑन दिस। तो आपके स्ट्रक्चर एनालिसिस का पहला टॉपिक का सवाल यही बनता है हमेशा। एक्सटर्नल डिटरमिनेट हो और इंटरनल डिटरमिनेट हो तब भी स्ट्रक्चर डिटरमिनेट ही कहलाएगा। नोट कर लिया सबने? हैज एवरीवन नोटेड? इसका मतलब जो हमारी एक्सटर्नल इनडिटरमिनेसी है वो लिंक्ड है किसके साथ? हमारी जो एक्सटर्नल इनडिटरमिनेसी है वो लिंक्ड है किसके साथ? वो है सपोर्ट रिएक्शंस के साथ। जो इंटरनल इनडिटरमिनेसी है वो लिंक्ड है किसके साथ?
वो लिंक्ड है हमारे मेंबर फोर्सेस के साथ। तो डील्स विद द इंटरनल मेंबर फोर्सेस। मेंबर फोर्सेस जैसे एक्सियल फोर्स हो गया, शेयर फोर्स हो गया, बेंडिंग मोमेंट हो गया। अब हो सकता है इसमें से कुछ फोर्स हो ही नहीं मेंबर के अंदर, जैसे हमारा एक्सियल मेंबर के अंदर होता ही क्या, सिर्फ एक्सियल फोर्स होता है, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट होती नहीं। क्लियर चीज? इसका मतलब क्या हुआ, स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी लिंक्ड होती है सपोर्ट कंडीशन के साथ एक्सटर्नली और इंटरनल फोर्सेस के साथ इंटरनली। तो बाइफरगेट करके बता दिया आपको, इट्स बीन बाइफरगेटेड। नोट करो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट कुछ नहीं है। सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट जब वहां पे बोला था, क्या बोला था, जब सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट टेम्परेचर चेंज बोली थी, वहां पे सामने एक स्टेटमेंट भी बोली थी, अगर ध्यान से सुनी हो तो। नोट कर लिया सबने? डन। सो डन, नोट कर लिया है। वी कैन से अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताऊं, स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी, क्योंकि अब इस बात को आसानी से समझ जाओगे आप। स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी, तो अब मुझे डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी निकालना है। सिर्फ डिफाइन कर रहा हूं, इसका सिग्निफिकेंस एक एक करके पॉइंट में समझाऊंगा आगे। तो इफ आई हैव टू डील विद द स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी, स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी लिखते कैसे इसको, तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी, डी स्टैंड्स फॉर डिग्री, एस स्टैंड्स फॉर व्हाट, स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी। अब कई बार आप यहाँ पे आई भी लिख सकते हो, डीएसआई, तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी। तो जैसे मर्जी आप इसको मेंशन करो, इट इज एज पर योर कन्वीनियंस। थोड़ा और सेंटर में लिख देता हूँ उसको, और डिग्री वर्ड भी डाल देते हैं। सो हम बोल सकते हैं डिग्री ऑफ स्टैटिक। अब मैं आई वर्ड नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि मेरे को आगे डिटेल में और एक्सप्लेन कर रहे हैं, दो दो आई आ जाएंगे वहां पे, क्योंकि बड़ा आई छोटा आई तो बोलूंगा नहीं, तो मैं क्या लिखूंगा, बस डीएससी लिखूंगा। तो डिटरमिनेसी। तो अब जो भी टॉपिक चल रहे हैं उसको समझने के लिए अपना दिमाग खाली करके रखना। तो डीएसई प्लस डीएसआई, तो डी का मतलब है डिग्री, एस का मतलब है स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी। ये जो ई वर्ड लिखा हुआ है आगे मैंने, ये एक्सटर्नल के लिए लिखा हुआ है, और जो आई वर्ड लिखा हुआ है मैंने सब्सक्रिप्ट के अंदर, वो इंटरनल के लिए लिखा हुआ है। तो जो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी है, इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो पार्ट के अंदर। तो इट इज बीइंग क्लासिफाइड इन टू पार्ट। कौन से दो पार्ट है? फर्स्ट, एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी। ये भी जगह खा रहा है पूरा, कैसे लिखें इसको, इस तरीके से लिखते हैं। सो एक्सटर्नल स्टैटिक determinacy, and then the other component is available as, दूसरा कंपोनेंट जो अवेलेबल है वो है इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। सो इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, इसको मैंने क्या मेंशन किया, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। कौन सी? एक्सटर्नल, तो डीएसई, ई स्टैंड्स फॉर एक्सटर्नल। इसको कैसे मेंशन किया हुआ है? डीएसआई। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंटरनल इंडिटरमिनेसी। अब पीछे जो डिस्कस किया हमने, एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी किससे लिंक्ड है? सो इट डील्स विद व्हाट,
ये डील करती है किसके साथ? इट डील्स विद सपोर्ट रिएक्शंस ओनली। ये सिर्फ सपोर्ट रिएक्शन के साथ डील करती है, तो ऊपर डिफाइन करके रखा हुआ है मैंने। तो अगर आप सपोर्ट रिएक्शन स्ट्रक्चर्स की कैलकुलेट कर पाओ विद द इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, हम बोल देंगे इसको क्या? एक्सटर्नली डिटर्मिनेट, नहीं तो इनडिटर्मिनेट। तो ये डील करती है बस सपोर्ट रिएक्शन के साथ। ये डील करती है किसके साथ? सो इट डील्स विद व्हाट? we'll say it deals with internal member forces। ये डील करता है इंटरनल मेंबर फोर्सेस के साथ। कौन कौन से फोर्स हैं? एक्सियल फोर्स है, शियर फोर्स है और बेंडिंग मोमेंट है। क्लियर है? अब बात करते हैं इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी। तो ये भी मेंशन किया जा सकता है, एक लाइन में बात खत्म यहाँ पे। सो वी कैन से इट इज द नंबर ऑफ, तो हम बोल सकते हैं इट इज द नंबर ऑफ, इट इज द नंबर ऑफ reactions, it is the number of support reactions, it is the number of support reactions in excess of equilibrium equation, in excess of equilibrium equation। तो एक ही लाइन में पूरी बात खत्म कर दी है। तो अभी तक तो हम ये बोल रहे थे कि अगर आप सपोर्ट रिएक्शन इक्विलिब्रियम इक्वेशन से निकाल पाओ तो वो क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेट हो जाएगा। नहीं निकाल पाओ तो इनडिटर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, इंडिटर्मिनेट है। अगर ये एक्सटर्नली इनडिटर्मिनेट है तो कितने डिग्री से इनडिटर्मिनेट है? जितनी सपोर्ट रिएक्शंस ज्यादा हो, किससे? इक्विलिब्रियम कंडीशन से। जैसे एग्जांपल, इक्विलिब्रियम कंडीशन 3 है, सपोर्ट रिएक्शन 4 है, तो आपको 4 रिएक्शन निकालनी है 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन से। नहीं निकाल पाओगे। कितनी निकाल पाओगे? सिर्फ 3। तो कितनी बच गई? 1 बच गई। तो सपोर्ट रिएक्शंस इन एक्सेस ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन विल बी नोन एज डिग्री ऑफ एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इसमें कुछ भी? उसी तरीके से यहां पर भी लिख सकते हैं। सो वील से it is the total, it is the total number of, it is the total number of internal forces, it is the total number of internal forces in excess of what? जगह नहीं है इसलिए EQ लिख दिया। EQ भैया दोनों EQ हो जाएंगे, फिर बोलेंगे EQ क्या है? तो EQ क्या है को अवॉइड करने के लिए एक तो पूरा नाम लिख दिया। It is the total number of internal forces in excess of equilibrium equations। Let us suppose example, internal forces है 9, इंटरनल फोर्सेस है मेरे पास 9 और सारे मेंबर के अंदर, और नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन है मेरे पास लेट अस सपोज 8, या नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन है लेट अस सपोज मेरे पास 7। तो डिग्री ऑफ इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कितनी हो जाएगी? 2। तो एक एक्सटर्नल, 2 इंटरनल, जब दोनों को जोड़ दूंगा टोटल कितनी आ जाएगी? 3। इसका मतलब टोटल डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी विल कम आउट टू बी 3। तो ये 3 क्या हुई फिर? अब मेरे को टोटल बतानी है, तो जब ये बेसिक कंपोनेंट बता दिए अब तो मैं टोटल भी बता सकता हूं। सो इट मींस व्हाट? जब दोनों को जोड़ दिया क्या लिख सकता हूं मैं? तो हेंस डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी मींस व्हाट? इट मींस टोटल नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस एंड सपोर्ट रिएक्शंस, दोनों को जोड़ दो। इन एक्सेस ऑफ व्हाट? in excess of total available equilibrium equations will be technically termed as what? Will be technically termed as total degree of static indeterminacy। तो total word नहीं बोला जाता है, total word को ड्रॉप किया हुआ है, हम डिग्री बोल देते हैं बस। तो इन दोनों को क्लब किया और लास्ट में जाके बोल दिया। So we can say hence, so hence it can be stated, क्या स्टेट कर सकते हो? मेन चीज हमारी, so it can be stated that total number of unknown forces
फोर्सेस, टोटल नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस। अभी अननोन फोर्सेस कौन कौन से हैं, जोड़ा, इंक्लूडिंग व्हाट, इंक्लूडिंग पहले वाला क्या था, पहले वाला था सपोर्ट रिएक्शंस एक्सटर्नल, दूसरा वाला क्या था, एंड दूसरी क्या थे हमारे इंटरनल फोर्सेस। So hence it can be stated that total number of unknown forces कौन कौन से, support reaction and internal forces. So total number of unknown forces in excess of what, in excess of total number of static equilibrium equations is termed as degree of static indeterminacy. इसी को हम डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी बोलते हैं, जिसको आपने पीछे डीएस लिखा हुआ है, व्हिच वाज बीइंग टर्म्ड एज डीएस। तो अगर आपका स्ट्रक्चर इनडिटरमिनेट है, इसमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है, इंटरनली इनडिटरमिनेट हो सकता है सिर्फ, या एक्सटर्नली इनडिटरमिनेट हो सकता है सिर्फ, या एक्सटर्नली इंटरनली दोनों हो सकता है। सो इफ योर स्ट्रक्चर इज इनडिटरमिनेट, इट मे बी इंटरनल, इट मे बी एक्सटर्नल, इट मे बी बोथ, दोनों चीजें पॉसिबल हो सकती है। अब ये तो मैंने डिग्री निकाली है इंडिटरमिनेसी की, तो डिग्री आ गया लेट अस सपोज 2, तो 2 डिग्री का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दो फोर्सेस ऐसे हैं जो आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, वो इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, यानी वो सपोर्ट रिएक्शंस भी हो सकती है, इंटरनल मेंबर फोर्सेस भी हो सकते हैं। तो दो फोर्सेस ऐसे हैं जो मैं इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम से नहीं निकाल सकता, इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। ये तो बस मैंने मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी, समझाना था इसलिए बता दिया, क्योंकि एक्सप्रेशन चाहिए होता है आपको, बट द रियल सेंस ऑफ द इंडिटरमिनेसी इज दिस। इसका मतलब आप एनालिसिस स्ट्रक्चर की नहीं कर पा रहे हो, किसकी वजह से, दो फोर्सेस की वजह से। दो फोर्स ऐसे फंसे हुए हैं जिनकी वैल्यू मुझे नहीं मिल रही, वो कोई से भी हो सकते हैं, इट में भी नहीं। जब मैं फोर्स बोलता हूँ, फोर्स का मतलब फोर्स भी और मोमेंट भी है, ध्यान रखना इस चीज का। अब हर बार पॉसिबल नहीं है चीज बोलना फोर्स एंड मोमेंट, फोर्स एंड मोमेंट, तो अंडरस्टूड है, व्हेनेवर आई से फोर्स, मोमेंट भी साथ में आ जाएगी उसके अंदर। क्लियर है पूरी कहानी, रिपीट करना है इस पर कुछ भी, एनी ऑफ यू वांट टू रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन। तो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी बोल के कि अगर 2 निकल के आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, दो फोर्सेस ऐसे हैं जिसकी वैल्यू आप नहीं निकाल पाओगे। अगर उन दो फोर्सेस की वैल्यू पता चल गई आपको, आप पूरे स्ट्रक्चर की एनालिसिस कर सकते हो, इसको हम डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी बोल देते हैं। अब इस बात को समझने के लिए एग्जांपल ले सकते हो आप, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट यू कैन टेक अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो एक एग्जांपल लेके इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर इस एग्जांपल को समझने के लिए हम ले, so for example take this case, देखिए भैया ये कहानी है हमारी, दिस इज अवर स्टोरी।
कंटिन्यूस बीम है, ए सपोर्ट कैसी है, ये सपोर्ट कैसी है हमारी, हिंज या पिंड है, बी सपोर्ट रोलर, सी सपोर्ट भी क्या है हमारा, रोलर है। तो बी और सी सपोर्ट हमारे रोलर निकल के आ गए, सो बी और सी रोलर निकल के आ गए। तो जिस बात को समझाना है उस बात को समझाने के लिए लोडिंग दिखा दी मैंने आपको, आई हैव शोन दी लोडिंग आल्सो। तो लोडिंग भी दिखाई, तो लोडिंग भी दिखाई। अब मैं अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, इफ आई शो यू द फ्री बॉडी डायग्राम कि डिग्री ऑफ स्टैटिक इंटरडिपेंडेंसी का मतलब क्या है, तो मुझे किससे मतलब है, अगर मुझे स्ट्रक्चर की एनालिसिस करनी है, आई वांट टू डील विद whom, आई वांट टू डील विद द सपोर्ट रिएक्शंस, आई वांट टू डील विद द इंटरनल फोर्सेस। बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्यों, मुझे एक्सटर्नल फोर्स से कोई लेना देना ही नहीं है। इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ही तो सपोर्ट रिएक्शन डेवलप हुए हैं और इंटरनल फोर्सेस डेवलप हुए हैं। मुझे एक्सटर्नल फोर्स से कोई मतलब नहीं है। अभी मुझे बात करनी है किसकी, इंटरनल फोर्सेस की और सपोर्ट रिएक्शंस की, बस वही चीज मैं आपको दिखाऊंगा। आई बी शोइंग दैट पॉइंट ओनली। क्लियर है? उसके लिए मुझे ये सेक्शन कट करना पड़ेगा, फॉर दैट आई हैव टू कट दी सेक्शंस। तो सेक्शन कट किए मैंने, तो सेक्शन को कट किया, तो सेक्शन कट किया, लो भैया सेक्शन कट किया। तो ये सेक्शन कट करके आपको एनालिसिस करके दे दी है। तो कहां कहां कट लगाया गया है वो आपको बता दिया। सो वेयर द कट्स आर बीइंग अप्लाइड दैट इज बीइंग शोन टू यू। तो अंडरस्टैंडेबल है, एक्स एक्स, वाई वाई, जेड जेड। अब एक एक करके सारे पोर्शंस को उठाते हैं। पहला उठाया ए से लेके एक्स एक्स तक का, कितने रिएक्शंस देता है ये सपोर्ट, जो मेरा हिंज और पिंज एंड है, कितने रिएक्शंस देता है, दो रिएक्शंस देता है। ठीक है भैया, दो रिएक्शन देता है। नॉमेनक्लेचर बाद में लिखूंगा मैं इसके सारे, आई राइट द नॉमेनक्लेचर एट द लास्ट, क्योंकि नंबरिंग भी डालनी है मुझे अभी, क्योंकि कैलकुलेट नहीं किया, बस डायग्राम बना रहा हूं मैं। तो दो रिएक्शन देता है भैया, रोटेशन परमिट करता है तो कोई मूवमेंट नहीं आएगी। बीम है, दिस इज द बीम व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट। बीम है, कितने इंटरनल फोर्सेस होते हैं, हाउ मेनी इंटरनल फोर्सेस। तो ये सेक्शन कट किया हुआ है, कितने इंटरनल फोर्सेस है, तीन इंटरनल फोर्सेस है, एक्सियल फोर्स, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। क्लियर? रिपीट करना है इसमें तो कुछ भी। तो इसमें भैया फोर्सेस दिखा दिए। डायरेक्शन कुछ भी ले सकते हो, अगर समझ में नहीं आती कोई फर्क नहीं पड़ता, कैलकुलेशन करने के बाद विद साइन आंसर आता है। तो ये मैंने आपको तीन रिएक्शंस दिखाई। सेक्शन कौन सा था हमारा, ये एक्स एक्स। तो फ्री बॉडी डायग्राम बना, नंबरिंग अभी डालूंगा मैं। तो ये हमारा सेक्शन एक्स एक्स है, सो दिस इज अवर सेक्शन एक्स एक्स। फिर अगर मैं वाई और जेड के बीच का पोर्शन कंसीडर करूं, वाई और जेड के बीच का पोर्शन कंसीडर करूं, ये मेरा वाई और जेड के बीच का पोर्शन है, करता हूं, जगह नहीं है, वाई और जेड के बीच का पोर्शन कंसीडर किया। तो सेक्शन वाई और जेड के बीच का पोर्शन, तो एक्स के तो बाहर आ ही गए, वाई के और जेड के बाहर चले जाएंगे। ठीक है भैया, देखो ये मेरा सेक्शन वाई था, ये मेरा सेक्शन जेड था। दिस वाज माय सेक्शन वाई, दिस वाज माय सेक्शन जेड। चलो दो सेक्शन कट करने की जरूरत है। इफ आई कट दिस सेक्शन, जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि एक सेक्शन और दिखाना पड़ेगा आपको वहां पे, वन मोर सेक्शन इज टू बी शोन।
इज वाई वाई सेक्शन रिक्वायर्ड इन दिस इंटायर एनालिसिस? जो मैंने सेक्शन वाई वाई बना रखा है, क्या उसकी जरूरत है पूरी एनालिसिस के अंदर? मैंने शो कर रखा है, मैं वाई वाई एक्स और वाई के बीच का पोर्शन भी दिखा सकता हूँ। आई कैन शो दी पोर्शन बिटवीन एक्स एंड वाई, पर उससे मेरा कोई पर्पस सॉल्व नहीं होगा, इंटरनल फोर्सेस होंगे, कैंसल आउट हो जाएगा। तो इसको मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ, इसको मैंने एलिमिनेट किया। और क्यों एलिमिनेट किया उसका रीजन भी बता दिया। अगर मैं एक्स और वाई के बीच का पोर्शन दिखाता तो बस मेरी कैलकुलेशन में एक स्टेप और जुड़ जाता, मेरे को एक सेक्शन और दिखाना पड़ जाता, बट रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आता, यानी समझने में भी कोई चेंज नहीं आता। देयर वुड हैव बीन नो चेंज इन द अंडरस्टैंडिंग। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने हटा दिया उसको। अगले वाले केस में उसको भी इंक्लूड करके दे दूंगा, पर वो टाइम का वेस्टेज होगा बस। तो मेरा सेक्शन एक्स एक्स है, मेरा काम आसान हो गया। देखो भैया सेक्शन एक्स एक्स है, अब मैंने ये वाला पोर्शन उठाया, पूरा ये वाला पोर्शन उठाया, सेम इंटरनल फोर्स थी बीम के अंदर, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगी। सेम इंटरनल फोर्स थी, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगी। मोमेंट कौन सी डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ पर मोमेंट कौन सी डायरेक्शन में आएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। So here the moment will be in clockwise direction. So upward, opposite, moment is in clockwise direction, ये moment मेरा clockwise direction है। नॉमेनक्लेचर अभी मैं लिखूंगा, नॉमेनक्लेचर आई राइट। जरा बताना ये रोलर, ये जो रोलर है कितनी रिएक्शन प्रोवाइड करता है? हाउ मेनी रिएक्शंस आर बीइंग प्रोवाइडेड? नाम लिख दो ए, यहाँ पर नाम लिख दिया बी। एक रिएक्शन प्रोवाइड करता है, पीछे डिस्कस किया डिटेल में। तो एक रिएक्शन प्रोवाइड करता है, एक रिएक्शन प्रोवाइड कर दी, अभी नाम डालूंगा इसका मैं। सेक्शन वाई वाई, सेक्शन वाई वाई, सेक्शन वाई वाई बी में कितनी रिएक्शंस हैं? हाउ मेनी रिएक्शंस आर देयर? 3 रिएक्शंस हैं। 3 रिएक्शंस हैं, डायरेक्शन अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो डायरेक्शन अपनी मर्जी से चूज किया, इट विल नॉट अफेक्ट योर कैलकुलेशन। सो एक रिएक्शन एक्सियल फोर्स, दूसरी रिएक्शन शेयर फोर्स, तीसरी रिएक्शन मोमेंट, तीसरी रिएक्शन मोमेंट के फॉर्म में। अब आगे बढ़ा, वाई वाई से लेके सी तक का पोर्शन। तो वाई वाई से लेके सी तक का पोर्शन, तो वाई वाई से लेके सी तक का पोर्शन रोलर है, कितनी रिएक्शन ऑफर करता है? रोलर है, कितनी रिएक्शन ऑफर करता है? तो रोलर है भैया एक रिएक्शन ऑफर करेगा। ये मेरा सेक्शन वाई वाई था, दिस वाज माय सेक्शन वाई वाई। डालो नाम सेक्शन वाई वाई, तो नाम डाला सेक्शन वाई वाई। अब शायद समझ में आ गया होगा कि एक और सेक्शन बनाने से मेरा कोई पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा था, बस एक कैलकुलेशन ही बढ़ रही थी मेरी। इंटरनल फोर्स है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलेंगे, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लाइन क्यों नहीं आ रही? आ गई। तो इंटरनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये मोमेंट कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये मोमेंट कैसा होगा? क्लॉकवाइज। अब जाके फ्री बॉडी डायग्राम बनिए, नाम डाल दो, ये सी है, दिस इज सी। नाउ आई कैन पुट दी नंबरिंग ऑल्सो। अब मैं नंबरिंग भी डाल सकता हूँ, नंबरिंग में कोई इश्यू नहीं है। देखो नंबरिंग R1, R2, R3, R4, R5। क्लियर चीज? क्योंकि ये इंटरनल रिएक्शन थी, ये भी क्या कहलाएगी? ये भी क्या कहलाएगी? R3 ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है पूरी कहानी? ये भी क्या कहलाएगा? R4 ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है? ये भी क्या कहलाएगा? R5 ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको काउंट मत कर लेना सर, 3 ये हैं 3 ये हैं, भैया इंटरनल रिएक्शंस है वही है सेम। तो 6 रिएक्शंस मत कैलकुलेट कर लेना कि बीम के अंदर 6 रिएक्शंस हो गई, वो 3 रिएक्शन ही है उस सेक्शन पे। क्लियर है बात? तो टोटल 5 रिएक्शंस आर देयर। ये हमारा रोलर लगा हुआ था, कितनी रिएक्शन हो गई इसकी? R6। आगे आए R6, मोमेंट को मैंने बोला R7, एक्सियल को मैंने बोला R8, और शेयर फोर्स को मैंने बोला R9। क्योंकि सेक्शन वही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में यही रिएक्शन दिखा दूंगा। क्यों? क्योंकि जब बीम जुड़ेगी सारे इंटरनल फोर्सेस गायब, क्योंकि इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये भी क्या है? R9, ये भी क्या है? R8, और मोमेंट क्या है हमारी? R7।
तो कोई एडिशनल रिएक्शंस नहीं है, वो सेम रिएक्शंस ही है। 8 तक पहुंच गया था, 8 तक पहुंच गया था, और यहाँ पर क्या है हमारी R9 है, नहीं नंबरिंग गलत डाली हुई है क्या? अच्छा R9 है तो R10 हो गई, R10 अभी गलत आंसर में भी चेंज आ जाता, तो 10। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? तो मेरे 3 सेक्शंस है, देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ द बीम, ऑल द रिएक्शंस आई हैव शोन, हाउ मेनी रिएक्शंस आर देयर? 10 रिएक्शंस आर देयर। जरा बताना इस पहले बीम के एलिमेंट के लिए या इस पहले मेंबर के लिए इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। So total number of unknown reactions are 10. For each member, how many equilibrium conditions are there? 3. तो 3 मेंबर हैं, 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन, टोटल इक्विलिब्रियम कंडीशन कितनी हो गई? टोटल इक्विलिब्रियम कंडीशन कितनी हो गई? 9। तो अननोन फोर्सेस 10 और इक्विलिब्रियम कंडीशन आपके पास है 9। क्या सारे अननोन फोर्स निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। कितने बच जाएंगे? कितने बच जाएंगे? एक बच जाएगा, तो एक फोर्स बच जाएगा आपका, ओनली वन फोर्स विल बी लेफ्ट आउट। वो हमारी क्या कहलाती है? डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी कहलाती है। कहने का मतलब ये है, अगर मुझे R1 पता चल जाए, मैं R2 से लेके R10 तक क्या कर सकता हूं? अगर मुझे बस R1 पता चल जाए, मैं R2 से लेके R10 तक कैलकुलेट कर सकता हूं। क्लियर चीज? तो फिर डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी का मतलब क्या हुआ? तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ मिनिमम नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस, मिनिमम नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस विच आर रिक्वायर्ड टू बी नोन। मिनिमम कितने अननोन फोर्सेस की वैल्यू मुझे पता चल जाए ताकि मैं पूरी एनालिसिस कंप्लीट कर दूं, इसको बोला जाता है डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी। तो मिनिमम मुझे एक फोर्स की वैल्यू पता चल जाए, मेरा काम ही खत्म, क्योंकि बाकी सारी हेल्प तो मेरी कौन करेगा? अगर मुझे R1 पता चल जाए या R2 पता चल जाए या R10 पता चल जाए, मैं पूरे स्ट्रक्चर की एनालिसिस कर सकता हूं। एनालिसिस मतलब सारे अननोन फोर्स निकाल लूंगा मैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस दैट शुड बी नोन टू अस, so to complete the analysis is known as degree of static indeterminacy। ये इसका बेसिक मतलब होता है। दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी। बाकी अब फॉर्मूले और वो सब तो आपने रटा ही हुआ होगा, ये इसका बेसिक मतलब निकल के आता है कि मिनिमम कितने अननोन फोर्स आपको पता चल जाए ताकि आप अपने पूरे स्ट्रक्चर की एनालिसिस कर पाओ, इसको डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी बोल देते हैं। तो यहाँ डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी 1। अब मैंने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया इसके अंदर, नो फॉर्मूला इज बीइंग यूज्ड। इक्विलिब्रियम इक्वेशन 9 कैसे? इसके लिए कितनी इक्विलिब्रियम इक्वेशन है लगाओगे ना इसके लिए कि ये बीम मेरी इक्विलिब्रियम में रहेगी, तो नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन 0, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन 0, मोमेंट इन जेड डायरेक्शन मस्ट बी 0। लगाओगे ना इसके लिए, तो 3 इक्वेशन आई। इसके लिए भी यही करोगे ना। ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कब रहेगा? जब इसके ऊपर भी नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में 0, नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में 0। तो 3 मेंबर है, तीनों के लिए 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन है, टोटल 9 हो गई हमारे पास। कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से? Any of the point to be referred from this for anyone? तो इसमें लिख दो पूरी कहानी। क्या लिख सकते हैं? तो पीछे वाले जो एग्जांपल है उसका रिजल्ट, टोटल नंबर ऑफ अननोन, सो टोटल नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस, फोर्सेस में क्या क्या इंक्लूडेड है? इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल बोले तो मतलब जब मैं एक्सटर्नल वर्ड यूज करूं, इस बात का मतलब क्या है? सपोर्ट रिएक्शंस। ब्रैकेट का भी ध्यान रखना पड़ता है। कितने हैं? 10। तो टोटल नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस। अब फोर्सेस का मतलब क्या है? फोर्स भी और मोमेंट भी। ये मत बोलना सर फोर्स तो 1 2, सर इसमें 1 और 2 तो सर मोमेंट ही थे।
आपने फोर्स लिखा पीछे 10 है, जब मैं फोर्स बोल रहा हूँ उसका मतलब फोर्स और मोमेंट दोनों इंक्लूडेड है। ये चीज बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, आई एम रिपीटिंग दिस थिंग। टोटल नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस 10 निकल के आ रहे हैं। सो नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल इक्विलिब्रियम, अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी है? 9, ब्रैकेट में डाल दिया, 3 फॉर ईच 3 मेंबर्स। 3 इक्वेशन है तीनों मेंबर के लिए, ब्रैकेट में डाला 3 फॉर ईच 3 मेंबर्स। तीनों मेंबर के लिए तीन तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, क्योंकि 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है हमारा, इट इज 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। क्लियर है पूरी कहानी? क्लियर है? So what conclusion is being drawn from here? So we can say, hence number of unknown force required to be known, required to be known to complete structural analysis। क्या मतलब होता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस का? So number of unknown force required to be known to complete the structural analysis। तो लिखा है स्ट्रक्चरल एनालिसिस का मतलब क्या है? What the meaning of structural analysis? To find the forces, moments in the members and supports। यही होता है, पहले पेज पे पहली लाइन लिखी हुई मिलेगी आपको ये। तो कितने नंबर ऑफ अननोन फोर्स आपको जानने की जरूरत है? तो कितने नंबर ऑफ अननोन फोर्स जानने की जरूरत है? सिर्फ एक अननोन फोर्स जानने की जरूरत है, एक पता चल जाए बस, मैं पूरा स्ट्रक्चर की एनालिसिस कंप्लीट कर दूंगा। अब वो कैसे पता करते हैं वो देखेंगे आगे, तो उसकी एनालिसिस करने के जो तरीके हैं हमारे पास, वहां पे तो एंटर ही नहीं किए। अभी तो बस क्या देखा कि भैया एक फोर्स जानने की जरूरत है हमें। अब वो कैसे जानते हैं, उसके मेथड बहुत सारे हमारे पास, देयर आर सेवरल मेथड्स अवेलेबल। So hence, what is degree of static indeterminacy? So hence we can say, so hence degree of static indeterminacy signifies the minimum number of unknown forces, minimum number of unknown forces, दोनों चीजें हैं इसके अंदर, support reactions and internal force। So hence minimum number of unknown forces required to be known, so minimum number of unknown forces required to be known to calculate all the other forces, all the other unknown forces। इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। तो ये टेक्निकल मतलब है डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। अब एक डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालने के 4 तरीके बताऊंगा मैं आपको।
आई डिस्कस 4 मेथड्स। फिर ये मत बोलना सर यहाँ पर ये लिखा हुआ था, अब 4 तरीके को बता रहा हूँ क्योंकि अभी एक तरीका बताऊंगा और दिमाग में भर रखा होगा दूसरा, सर ऐसे भी तो कर सकते हैं। तो एक ही बात को समझने के बहुत सारे तरीके हैं, तो बेसिक कंसेप्ट यही है, बट आई कैन अप्लाई दिस कंसेप्ट इन डिफरेंट वेज टू फाइंड द डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। और एक तरीके को दूसरे में मिक्स मत कर देना। तो ये बात बोलते हुए मेरे को डर भी लग रहा है कि मैं तो 4 तरीके बता दूंगा आपको, पर आज के 10 दिन बाद वो चारों तरीकों की खिचड़ी बन जाएगी। एक दूसरे में डाल देंगे, दूसरा तीसरे में डाल देंगे, तीसरा पहले वाले में डाल देंगे। सर आंसर तो आ नहीं रहा, आपने ये बताया था इसके अंदर। तो अभी से क्लियर करके चल रहा हूँ कि जो भी चीज दिमाग में भरी हुई है उसको निकाल के रखना साइड में। तो हो सकता है जो तरीका आपको बता रखा हो और जो मैं डिस्कस करूंगा बिल्कुल नया हो। सो आई विल बी डिस्कसिंग ऑल द मेथड्स अवेलेबल टू फाइंड द डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। एक ही बता दो, जो एक बताऊंगा उससे सवाल सॉल्व करने में आपको आधा घंटा लग जाएगा। तो ये बेसिक तरीका है, ये लो कर लेना। अभी तो एक कंटिन्यूअस बीम थी, ये आएगा सवाल वहां पे, लगाते रहना इसके अंदर। ये सर एक ही बता दो, फिर दिक्कत है भैया, फिर पेपर सॉल्व नहीं होगा, फिर बस समझ में आएगा, फिर सवाल में नंबर नहीं आएंगे। अब हमारी मजबूरी क्या है, समझना भी है, सवाल में नंबर भी लाने हैं, जल्दी सवाल भी सॉल्व करना है, सही सवाल भी सॉल्व करना है। तो ये सारी बातों को दिमाग में रखना पड़ता है। तो अगर मैं कॉलेज में पढ़ा रहा होता, मैं आपको बाकी तरीके बताता ही नहीं, मैं तो यही तरीका बताता, सिर्फ एक मेथड डिस्कस करता। पेपर भी तो सॉल्व करना है मुझे आगे। सो वन बेसिक मेथड, ये बेसिक तरीका है, ये हर जगह काम करेगा, और जो बाकी वाले तरीके हैं वो हर जगह काम नहीं करते हैं। तो इसलिए सारी चीजें बतानी पड़ती है। हेंस वी हैव टू डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट। नोट कर लिया सबने, चले आगे। सो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी का सिग्निफिकेंस बता दिया आपको, आप डिस्कस द सिग्निफिकेंस। बाकी कैलकुलेट कैसे करते हैं। So total number of unknown forces in excess of the total static equilibrium condition will be known as what? Degree of static indeterminacy. तो अगर आपको डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालनी है, क्या करना पड़ेगा आपको? आपको हर जॉइंट पे जाके क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? पहली चीज, अननोन फोर्सेस कितने मेरे पास, सपोर्ट रिएक्शंस और इंटरनल फोर्सेस मिला के, और कितनी इक्विलिब्रियम कंडीशन है मेरे पास। तो मैं हर जॉइंट के पास जाऊंगा, हर जॉइंट पे जाके ये कहानी करूंगा, लास्ट में सबको जोड़ दूंगा, मुझे क्या मिल जाएगी? डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी मिल जाएगी। आई विल गेट द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। क्लियर है? इस बात को समझने के लिए इसी का एग्जांपल उठाते हैं। अभी तो बस सिग्निफिकेंस समझाइए, चेक करो। पहला जॉइंट ए, जरा बताना जॉइंट ए पे टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस कितने हैं? अब कैलकुलेशन करने की बारी आई है। मैंने पहला जॉइंट उठाया ए, मैं इस पे टोटल नंबर ऑफ फोर्स कैलकुलेट कर लूंगा। ये देखो राहुल 2, अरे भैया सपोर्ट है, सपोर्ट रिएक्शन भी आएगी, इंटरनल फोर्स भी आएगा, और बना भी रखा है एफबीडी नीचे। फ्री बॉडी डायग्राम भी बना रखी है भैया। 2 सपोर्ट रिएक्शंस हैं, 3 हमारे बीम के अंदर इंटरनल फोर्सेस भी तो है, तब मैं लिख रहा हूँ फोर्स, लिखा तो है डायग्राम में ऊपर देखो ब्रैकेट के अंदर। इसलिए यही पेज खुला हुआ है, मैं अगले पेज पे भी नहीं गया। तो मैंने पहले जॉइंट पे टोटल नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस निकाले, अननोन फोर्सेस इंक्लूडिंग सपोर्ट रिएक्शन एंड इंटरनल फोर्सेस। तो 2 हमारी सपोर्ट रिएक्शन है, 3 इंटरनल फोर्स है, 5 हो गए। बताओ इस जॉइंट पे इक्विलिब्रियम कंडीशन कितनी है मेरे पास? इस जॉइंट पे इक्विलिब्रियम कंडीशन 3, तो यहां पर कितनी है डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी? यहाँ पे कितनी है डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी? 2। इसमें डाउट है किसी को? एनीबॉडी हैविंग डाउट इन दिस? तो लिख देता हूं यहाँ पे समझाने के लिए, बाद में मिटा दूंगा। सो 2 + 3 ये फोर्सेस निकल के आए, माइनस इक्विलिब्रियम कंडीशन 2। तो क्योंकि ये पेज खुला हुआ यहीं पर ही इस बात को समझा रहा हूं मैं, अगला सवाल नहीं ले रहा हूं। पहले इसको अप्लाई करके दिखा रहा हूं यहाँ पे कि अगर मैं इस तरीके से करने बैठ गया, ये समझने के लिए तो अच्छा है, पर पेपर में करने के लिए अच्छा नहीं है ये। आगे बढ़ा, आपने इस मेंबर के फोर्सेस कंसीडर कर लिए हैं, तो इस मेंबर को काट देना वहां पे। ये समझने का तरीका है। तो मेंबर को काट दिया, ये मेरे को समझाने का तरीका है कि ये मेंबर के मेरे को इंटरनल फोर्सेस दोबारा कंसीडर नहीं करने। अभी तो 2 ही मेंबर हैं, याद रहता है। जैसे 10-15 मेंबर हो जाएंगे सब कुछ दिमाग घूम जाएगा वहां पे। तो
उस समय इस चीज को ध्यान रखने का तरीका, मैं इसको काट दूंगा। काटने का मतलब कि मैंने इस मेंबर के इंटरनल फोर्सेस कंसीडर कर लिए। अब मैं आया जॉइंट बी पे। जॉइंट बी पे बताना जरा कितने फोर्सेस हैं। मैं जॉइंट बी पे आया, कितने फोर्सेस हैं? तो एक सपोर्ट रिएक्शन, दो बीम कनेक्टेड है, पर दो बीम में से एक बीम को मैं डील कर चुका हूं पहले ही। दो बीम में से ए बी और बीसी में से ए बी को मैं डील कर चुका हूं पहले ही, दोबारा नहीं करना है। तो एक सपोर्ट रिएक्शन और एक क्या है, बीम। कितने रिएक्शंस आ गए? चार। कितनी इक्विलिब्रियम कंडीशन है मेरे पास? कितनी इक्विलिब्रियम कंडीशन है मेरे पास? हाउ मेनी इक्विलिब्रियम कंडीशंस? थ्री। तो ये एक कौन बोल रहा है भाई? तीन इक्विलिब्रियम कंडीशन है। एक क्या आ गया? डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी आ गई इस जॉइंट पे। सी पे गया मैं, आई स्विच टू सी। सी पे कितने अननोन फोर्सेस है मेरे पास? सी पे कितने अननोन फोर्सेस है? एक सपोर्ट रिएक्शन, दूसरी बीम निपट चुकी है ये हमारी, डील कर चुका हूं बीसी को मैं, दोबारा नहीं करना है। तो एक ही क्या है मेरे पास यहाँ पे? ओनली वन अननोन फोर्स। कितनी इक्विलिब्रियम कंडीशन है मेरे पास यहाँ पे? तीन इक्विलिब्रियम कंडीशन है। डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी -2। टोटल कितनी हुई? 2 + 1 - 2, इट कम्स आउट टू बी 1, जो हमने पीछे निकाल रखी है पहले से। अब करो ये, अभी तो 3 ज्वाइंट है, अभी दूंगा 30 ज्वाइंट आगे, फिर करना है इसी तरीके को, लगाना बैठ के एक एक करके। तो ये सबसे बेसिक तरीका है। हर जॉइंट को पकड़ो, हर जॉइंट पे टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस निकालो, टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस निकालो, बढ़ते जाओ आगे, सारे जॉइंट कवर करो, सबको जोड़ दो लास्ट में जाके। कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से? Any of the point to be referred from this for anyone? क्लियर है? तो इसको नोट कर लेते हैं। Determination of static indeterminacy कैसे पता करें? फर्स्ट मेथड, सबसे बेसिक तरीका ही है, इट्स द मोस्ट बेसिक मेथड अवेलेबल। कहीं पर भी अप्लाई कर दो, किसी भी सवाल में अप्लाई कर दो, कभी गलत आंसर नहीं आएगा, क्योंकि यहीं से हमारी कहानी स्टार्ट हुई है। पर टाइम कंज्यूमिंग है बहुत ज्यादा। तो फर्स्ट मेथड, पहला तरीका उठाया हमने, ठीक है। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ये बोल रहा है कंप्यूट दी degree of static indeterminacy at every joint of the structure, at every joint of the structure, at every joint of the structure, and aggregate it, aggregate का मतलब sum, aggregate it to find the total degree of static indeterminacy। गायब हो गया फिर से। total degree of static indeterminacy।
अच्छा, ध्यान रखना है यहाँ पे, क्या ध्यान रखना? while computing DS, consider free end of the overhang. ये आपकी गलती का सोर्स है, तो पहले एलिमिनेट कर दिया. फ्री एंड ऑफ द ओवरहैंग पोर्शन एज जॉइंट. सिग्निफिकेंट चीज है, ध्यान रखना. अब अप्लाई करते हैं फर्स्ट मेथड को. वी ट्राई टू डू फ्यू प्रॉब्लम्स ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट मेथड, कि फर्स्ट मेथड को अप्लाई तो करके देखें कि काम करता भी है नहीं करता. फिर जितने भी हम सवाल करेंगे फर्स्ट मेथड से, उसमें दूसरा मेथड भी अप्लाई करके देखेंगे कि दूसरा मेथड इसमें काम करता है नहीं करता, वेदर द सेकंड मेथड इज एप्लीकेबल इन दिस केस और नॉट. तो बेसिक से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, एक एक करके नंबर ऑफ एग्जांपल्स को बढ़ाते चले जाएंगे. चलो कैलकुलेट करके बताओ. अपने पास थोड़ी ना कमी है किसी चीज की, अपन क्यों छोटा छोटा बनाया. सर अब कल क्यों भैया, पहले तो बोलते थे 3 3 महीने में सिलेबस खत्म हो रहा है, अभी तो 3 घंटे क्लास ली है, अभी तो 3 घंटे क्लास ली है, अभी से परेशान होने लग गए. अच्छा, ये मैराथन बोलते हैं सर 3 घंटे की क्लास को. 3 घंटे की क्लास में तो टॉपिक ही स्टार्ट नहीं होता. अभी यही ऑफलाइन क्लास चल रही होती, कम से कम 5 घंटे लगातार क्लास चलती मेरी, 6 घंटे तक. एक दिन में 10 घंटे की क्लास होती है, तब जाके सिलेबस खत्म होता है 1 महीने में एक सब्जेक्ट का. आपको भी तो जल्दी जल्दी करना था. चलो स्टार्ट करो पूरी कहानी को. So degree of static indeterminacy of frames. हम फ्रेम्स की बात कर रहे हैं, पहले स्टार्ट करी हमने फ्रेम की. of every point of joint structure. बैकबोन स्ट्रेट हो गया, 3 घंटे में बैकबोन स्ट्रेट हो गया. सही है बेटा, गजब. ये कौन है? रोहित 12. अच्छा, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी 12 निकाल के दे रहा है भाई. शांति, एक एक मैं कर लेता हूँ, पहले अगला अगला करना. देखो भैया, पहला जॉइंट उठाया, सारे जॉइंट कंसिडर करने हैं. पहला जॉइंट उठाया, एक्सटर्नल फोर्सेस, सपोर्ट रिएक्शन 3, मेंबर उठाया 3. सो 3 + 3 सपोर्ट रिएक्शंस. पहला सवाल है इसलिए लिख देता हूं. सपोर्ट रिएक्शंस internal force in AB -3 is equal to 3. -3 equilibrium condition. क्लियर है जॉइंट की कहानी? आगे बढ़ा. अब मैंने ये मेंबर ए बी ले लिया है, काट दिया इसको, लगाओ इसको. बी पे आ गया, बी पे आ गया, बी पे आ गया. कितनी इक्विलिब्रियम कंडीशंस अवेलेबल है मेरे पास? 2 ही तो मेंबर थे. एक ए बी था, डील कर लिया, बी सी बचा. इंटरनल फोर्स ही है, कोई सपोर्ट तो है ही नहीं यहाँ पे. सो 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन 3. तो इक्विलिब्रियम कंडीशन 3, तो लिख रहे हैं डीएस. इसको ही बताने का तरीका, छोटा डीएस. तो छोटा डीएस 3 - 3 = 0. ये 3 क्या है? ये 3 है हमारी इंटरनल फोर्सेस इन बीसी. ये
3 क्या है? इक्विलिब्रियम कंडीशंस। क्लियर? अब मेंबर बीसी को डील कर दिया, जॉइंट सी पे आया, जॉइंट सी पे आया, 2 मेंबर लग रहे हैं, ये तो डील हो ही चुका है। सीडी उठाया, सीडी उठाया, डीएस, कितने फोर्सेस है इंटरनल, कितनी इक्विलिब्रियम कंडीशन, 0। ये क्या है? इंटरनल फोर्स इन सीडी। ये क्या है? इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब इससे ज्यादा बेसिक तरीके से और कहीं नहीं मिलेगा। स्टार्ट फ्रॉम दी स्क्रैप, इससे ज्यादा स्क्रैप और कहीं नहीं मिलेगी आपको। क्लियर? आ जाओ डी पे। डी पे आया, जॉइंट है, सपोर्ट रिएक्शंस भी है, मेंबर भी है, मेंबर से मैं डील कर चुका हूं। ये मत बोला सर यहाँ पर तो 3+3 है, सर यहाँ पर क्यों नहीं लिखा। दूसरा, सर मैं यहां से स्टार्ट नहीं करूंगा, सर मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, तो भैया कहीं से भी स्टार्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 जगह से पैरेलल भी स्टार्ट कर सकते हो, यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो और यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, दोनों जगह साथ साथ चल सकते हो। तो जैसे आपको मन करता है वैसे करो। क्योंकि ये मेरा मेंबर डील हो चुका है, सो 3-3, तो छोटा ds इज इक्वल टू 0। तो ये 3 क्या है हमारा, ये 3 क्या है हमारा, जरा कोई बताएगा 3 क्या है ये हमारी? व्हाट इज दिस 3 हियर? सपोर्ट रिएक्शन है हमारी। तो ये सपोर्ट रिएक्शन है, और ये क्या है? इक्विलिब्रियम कंडीशन है। सो इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो भैया डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिपेंडेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे? हर जॉइंट पे जो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिपेंडेंसी है उसको जोड़ देंगे, जोड़ दो। ये सबसे बेसिक तरीका है हमारा। इट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट, मोस्ट बेसिक मेथड अवेलेबल विद अस। इसका मतलब कम से कम 3 फोर्सेस अगर मुझे पता चल जाए तो मैं पूरे स्ट्रक्चर की एनालिसिस कर सकता हूँ। टाइम कंज्यूमिंग है। अभी समझाओ पीछे वाले को, 2 बातें समझाओ पीछे वाले को कि अगर मैं बोल रहा हूँ 3 तरीकों से, मेरे को मजे थोड़ी ना आ रहे 3 तरीके पढ़ाने के अंदर, अपना माथा मारने के अंदर कुछ ना कुछ उसका एम होगा, तो इसलिए बीच में नहीं बोला जाता। फिर डायरेक्टली फॉर्मूला बता देता, उसमें फिर एक जगह पे जाके फंस जाते हैं, सर आपके फॉर्मूले से तो आंसर नहीं निकल रहा। इसलिए फिर उसमें ये तरीका काम करता है, इसलिए बीच में नहीं बोलते। नोट कर लिया सबने? तो आज हमने स्टैटिक इंडिपेंडेंस निकालने का श्री गणेश तो कर दिया। चलते हैं आगे, फिर धीरे धीरे करेंगे। और थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।